नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो पंचकुला से सामने आ रही है। पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आगजनी की घटना सामने आई है। आग के दौरान फैक्ट्री में कई बार धमाके भी हुए हैं और गनीमत की बात यह है कि अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तो पंचकुला की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भयंकर आग लग गई है। इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है जहां पर केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आगजनी की घटना सामने आई है। आग के दौरान फैक्ट्री में कई बार धमाके भी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर अभी फिलहाल किसी तरह के कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, न ही आग लगने की वजह अभी तक साफ हो पाई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। हमारे संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। तारा, कब ये आग यहाँ पर लगी थी और क्या कुछ अपडेट अभी? जी बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में जहाँ फैक्ट्रियां जो है काम जो उद्योग का चलता है, वहां पर जो है देर रात 220 नंबर जो फैक्ट्री थी जिसमें केमिकल बनाया जाता था, उस फैक्ट्री में जो है अचानक से आग लगने के कारण जो है हड़कंप मच गया। दमकल विभाग और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा। आग इतनी भयानक थी कि जो केमिकल था फैक्ट्री के अंदर वो होने के कारण जो है आग बुझाने में जो है लंबी मुशक्कत करनी पड़ी। देर तक जो है उसको काफी जो गाड़ियां थी दमकल विभाग की वो वहां पर मौके पर बुलाएगी। तो फिलहाल इस मामले में जो है अभी ये भी जांच की जा रही है कि क्या ये आग जो है जानबूझकर लगाई गई है या फिर ये किसी दुर्घटना के कारण हुई है। तो उस जांच को लेकर भी जो है पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो इसमें फैक्ट्री का जो सामान था करोड़ों रुपए का जो माना जाए उसका जो भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी जो है किसी जान का जो है नुकसान इस घटना में नहीं हुआ। जी तारा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। आग के दौरान फैक्ट्री में कई बार धमाके भी हुए हैं। भाई जिसकी बेचारे की वो है वो तो देखेगा। और चलिए अब आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा से जुड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं। हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 500 तक पहुंच गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई है। पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत में 4 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। फरीदाबाद में 2, गुरुग्राम में 1 की मौत हो गई है। सोनीपत, अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। 24 घंटे में 798 नए केस सामने आए हैं और अब तक कुल 43,227 केस हो चुके हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में 121 नए केस सामने आए हैं। पानीपत में 107 नए केस सामने आए हैं। रेवाड़ी में 73, गुरुग्राम में 69, सोनीपत में 56 नए केस मिले हैं। अंबाला में भी 69, रोहतक में 42, पलवल में 47 नए केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें, धर्मनगरी है, यहां से भी 40 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 38 नए केस सामने आए। पंचकुला में 26 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में 36,082 मरीज ठीक हो चुके हैं। 6,645 यहां पर एक्टिव केस हैं। और हरियाणा के बाद पंजाब का हाल आपको बताते हैं। पंजाब में 24 घंटे में 32 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। 1002 नए केस सामने आए हैं और पंजाब में अब तक 636 टोटल मौत का आंकड़ा हो चुका है। 25,889 मामले हो चुके हैं। हॉटस्पॉट लुधियाना में कोरोना से 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है। जालंधर, अमृतसर, पटियाला, मोहाली में 3 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। संगरूर में 4, मोहाली में 3, मुक्तसर में 1 मरीज की मौत हो गई है। भटिंडा, गुरदासपुर, कपूरथला, तरनतारन में भी एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। लुधियाना में 252, अमृतसर में 118 नए केस भी सामने आए हैं। पटियाला की अगर बात करें तो पटियाला में 118 नए केस सामने आए हैं। मोहाली में 83, जालंधर में 54 केस सामने आए हैं। होशियारपुर में 77 केस सामने आए हैं। पठानकोट में 64, भटिंडा में 38 केस सामने आए हैं। पंजाब में 16,790 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,463 एक्टिव केस हैं।
बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में 3500 तक पहुंच चुके हैं कोरोना के केस और हिमाचल में 24 घंटे में 34 नए केस भी सामने आए हैं। चंबा में 14 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले यहीं से ही सामने आए हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार चंबा से ही सबसे ज्यादा मामले सामने आने पर लगे हैं। हिमाचल में कुल 3497 केस हो चुके हैं। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 2273 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1180 एक्टिव केस है। लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि अब चंबा में सबसे ज्यादा मामले सामने आने पर लगे हैं। और छात्रों के लिए कैप्टन के फोन का इंतजार खत्म हो गया है। सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्रों को आज फोन मिलेंगे। नवंबर तक 1,73,000 छात्रों को फोन देने का लक्ष्य रखा गया है। जिनके पास फोन नहीं है उन्हें तरजीह दी जाएगी। फोन ऑन करते ही सीएम कैप्टन की तस्वीर सबसे पहले स्क्रीन पर आएगी। चंडीगढ़ से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आगाज होगा। चंडीगढ़ सहित कुल 26 जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सभी कार्यक्रमों में स्पीकर, मंत्री, डीसी मौजूद रहेंगे। हर कार्यक्रम में सिर्फ 15 विद्यार्थी को बुलाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए भी खास तौर पर यहां कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैप्टन के फोन का इंतजार अब खत्म हो चुका है। सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्रों को आज फोन मिलेंगे। नवंबर तक 1,73,000 छात्रों को फोन देने का लक्ष्य रखा गया है। जिनके पास फोन नहीं है उन्हें खास तौर पर इसमें तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही फोन ऑन करते ही सबसे पहले सीएम कैप्टन की तस्वीर फोन की स्क्रीन पर आएगी। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इसका आगाज करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ सहित 26 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। सोनीपत का खरखौदा फिर से सुर्खियों में है, जहां शराब तस्कर दूध के कंटेनर में शराब की तस्करी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने काबू तो कर लिया। लेकिन फिर आगे क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शराब का ये जखीरा पुलिस ने ऐसे वक्त में जब्त किया जब कोरोना का कहर अपने चरम पर है। हर दिन करीब 50,000 केस सामने आ रहे हैं, लेकिन नशा तस्करों को किसी का खौफ नहीं, न कोरोना, न कानून, न पुलिस। दौरान सैदपुर चौकी नाके पे हमने एक कंटेनर पकड़ा है, जो कि अमूल दूध के नाम के एक रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में शराब भरी हुई थी। इसके बारे में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब जरा इनकी शराब तस्करी का तरीका भी देखिए। देखने और कहने को तो ये दूध का कैंटर है, लेकिन जब खोल कर देखा इसकी आड़ में शराब तस्करी हो रही थी। पुलिस ने कंटेनर से शराब की 790 पेटियां बरामद की और ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 790 पेटियां मिली हैं अलग अलग ब्रांड की। सर कहां से कहां पर जा रही थी शराब? ये अभी तक पता चला है कि ये आसोदा बहादुरगढ़ से और पंजाबी बाग जा रही थी, दिल्ली। जी हाँ, इसमें इस गाड़ी में जो सवार थे, ड्राइवर था, 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शराब को हरियाणा के बहादुरगढ़ से दिल्ली पहुंचाया जा रहा था। कंटेनर के आगे लिखे नंबरों में से आखिरी नंबर को मिटाया गया था। शराब झज्जर और अंबाला डिस्टिलरी की मिली है। अब पुलिस शराब मालिक और डिस्टिलरी मालिकों से पूछताछ कर सकती है। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर है। कैंसर के 3rd स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे संजय दत्त। फिल्मों से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। मैं जल्द वापस आऊंगा। अपने फैंस को ट्विटर के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी है। पिछले हफ्ते संजय दत्त की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना टेस्ट भी हुए थे। कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी, लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है। कैंसर के 3rd स्टेज की खबर सामने आई है, जहां पर इलाज के लिए अब जल्द ही संजय दत्त अमेरिका के लिए रवाना होंगे। लेकिन
उन्होंने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है कि अभी फिलहाल वो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फिल्मों से, लेकिन अपने फैंस को उन्होंने कहा है कि वो जल्द वापस आएंगे। पिछले हफ्ते संजय दत्त की तबीयत खराब हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना का टेस्ट भी हुआ था, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब हरियाणा में बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। उत्तराखंड के चमोली और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश की तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर रही है। ये तबाही की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई। नदी नाले उफान पर आ गए, फिर जो भी सैलाब के रास्ते में आया वो बह गया, जैसे ये गाड़ियां। ये तस्वीरें तबाही की कहानी बयां कर रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने घाटी के कई इलाकों में खूब तबाही मचाई। कुछ ऐसा ही मंजर उत्तराखंड के चमोली में भी दिखा, जहां बारिश के बाद मानो बाढ़ आ गई। मकान दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, नदी नालों में बाढ़ आ गई, इनके किनारे बने मकान दुकानों को नुकसान हुआ। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसका परिणाम ये कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रशासन ने लोगों को ऐसे वक्त में नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार बारिश जारी है। हिमाचल में 15 अगस्त तक अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 15 अगस्त तक अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में अभी की क्या तस्वीर है वहां से? देखिए कुसुम, 15 अगस्त तक बिल्कुल मौसम विभाग की ओर से जो है वो अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश हो सकती है। और जो ऊपरी क्षेत्र है यानी हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचे क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है, इसकी भी आशंका जो है वो जाहिर की गई है। लेकिन मैदानी इलाकों में जो है वो भारी बारिश की आशंका जो है वो जाहिर की है मौसम विभाग ने। तो कुछ तस्वीरें हैं जो जिस तरह से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से अगर धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में अभी से जो है वो सर्दी सा आभास होने लगा है। सुबह और शाम के वक्त यानी इनफैक्ट दोपहर के वक्त भी जो है वो धुंध छाई रह रही है और जो विजिबिलिटी है वो भी धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है और ठंडक सा आभास जो होने लगा है, तापमान लुढ़क रहा है। और दूसरी जो इसके ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लिंक्स रोड और बहुत सारे जो मुख्य हाईवे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है ठप हुए पड़े हैं। अगर बात हम मैक्लोडगंज धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे की बात करें तो वो भी जो है वो बाईपास के ऊपर जो वाला रोड है कोतवाली बाजार से होकर जो गुजरता है वो इस वक्त पूरी तरह से ठप हो चुका हुआ है, इसलिए क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। और अगर कोरोना काल ना होता तो यहां से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो मैक्लोडगंज, त्रिउंड, इंद्रहार और स्तोबरी और नड्डी के लिए जाते हैं, तो आज बहुत ज्यादा दिक्कत होती। और ऊपर से बड़ी बात यह है कि इन दिनों जो है वो धार्मिक स्नान का वक्त चला हुआ है, जो कि जिस तरह से पवित्र यात्रा मणिहेश की चली हुई है, तो जन्माष्टमी भी है और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर जो नड्डी में जो एक पवित्र झील है वहां पर स्नान होता था, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। लेकिन आज जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से वो ना आ पाते, बहुत दिक्कत होती, बहुत जाम लगता। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ से साझा करना चाहता हूँ कुसुम। ये देखिए तस्वीर है यहाँ के नदी नालों की। हालांकि आपने भी कहा है और खुद प्रशासन भी ये कह चुका है कि एहतियातन जो है वो कोई भी शख्स जो है इस वक्त नदी नालों की तरफ ना जाए। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस वक्त कुछ लोग जो है वो अपनी जान जोखिम में उठाकर भी क्या करें, स्वरोजगार की खातिर जो है नदी नालों में आकर जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो स्वरोजगार यहाँ से ढूंढ रहे हैं। यानी यहाँ से जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ से रेत बजरी जो है वो ये नदी नाले जो अपने साथ बहा कर ले आते हैं और ऐसे में ये जो ट्रैक्टर्स चालक हैं या फिर घोड़े खच्चरों के जो मालिक होते हैं वो यहाँ से जो है वो रोजी रोटी ढूंढते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। हालांकि जान जोखिम में ये लोग उठा रहे हैं। कई तस्वीरें हम पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से इन लोगों को की जान पर आफत बनाई है, बावजूद इसके
अभी भी स्थिति जस की तस है। अब बात हम ये कहें कि प्रशासन की ओर से क्या एहतियात बरती जा रही है, तो ऐसा भी नहीं है कुसुम की प्रशासन जो है वो अपनी फौज जो है वो जगह जगह तैनात कर दे, अपने कर्मचारी जगह जगह भेजे। ये लंबी चौड़ी नदी नाले हैं, लंबी चौड़ी खड्डे हैं, तो कहीं से भी कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर आकर जो है अपनी जान जोखिम में उठाकर जो है इस तरह के काम किया करते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नेशनल हाईवे जो है उसमें जगह जगह लहासे गिरे हुए हैं। अभी तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि कौन वो जो रास्ते जो अवरुद्ध हो गए हैं उनको दुरुस्त कौन करेगा। बात अगर हम लिंक्स रोड की करें तो लिंक्स रोड बहुत ज्यादा लिंक्स रोड में नुकसान हुआ है, यानी लाखों करोड़ों का चूना इस वक्त जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लग चुका है। बरसात के मौसम में कुछ ऐसा ही होता है। और पूरे कांगड़ा घाटी की बात करें तो कांगड़ा घाटी में इस वक्त जो है वो करोड़ों से ज्यादा का नुकसान जो है वो हो चुका हुआ है, लेकिन बरसात के बाद ही इसकी एवेल्यूएशन हो पाएगी। कई जगहों में इसकी गिरदावरी होगी, जिस तरह से जो फसलवाड़ी हो रही है या फिर जो किसान बागवान है उनको जो नुकसान पहुंचा उसकी गिरदावरी जो है वो बरसात के बाद ही हो पाएगी, तभी इसका एवेल्यूएशन लगेगा कि क्या कुछ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। बीते साल की अगर बात करें तो बीते साल भी कुसुम करोड़ों का नुकसान हुआ था। बकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कमेटी बनाई गई थी और पूरे हिमाचल में वो घूमी थी और उसका जो एवोल्यूशन किया गया था, लेकिन आज दिन तक जो जिनको नुकसान हुआ है उनको पैसा मुआवजा प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो ये सवाल बार बार उठते हैं और हर बार बरसात आती है, आफत आती है, इसी तरह से चली जाती है। जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सवाल ये है कि काम नहीं हो पाता है। अभी एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई थी कि नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इस बीच संभावना जताई जा रही है कि जो नदी नाले हैं उसमें उफान आ सकता है। इसके बावजूद बहुत से लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों के पास पहुंचे। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है बरसात का, उसके बीच आप नदी नालों के पास ना जाएं ताकि किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो। कोरोना काल में स्कूल देश भर में बंद है। इस महामारी के खतरे को देखते हुए अभी स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला नहीं किया गया है, लेकिन करनाल के कलामपुरा गांव में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते नजर आए, वो भी बिना मास्क के। अब सवाल यह है कि आखिर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। पंचकुला के बाद अब करनाल के कलामपुर गांव में कोरोना काल में भी स्कूल खोलने का मामला सामने आया। न सरकार के आदेश है, न प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई हिदायत। बावजूद इसके सरकारी स्कूल में नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना मास्क के बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल तक बिना मास्क के घूम रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि कोरोना काल में भी स्कूल क्यों खोला गया, तो उनके पास कोई सही जवाब नहीं था। क्लासें ले रहे थे? नहीं सर, वो बच्चे आज इसके सर SCBC के जो स्कॉलरशिप जाती है, हाँ, उसके लिए बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे बिठा रखे हैं? नहीं, वो तो फिर ऐसे बुला लिया था कि चलो। तो हर रोज बच्चे आ रहे हैं मैम, आप क्या कहेंगे उसमें? एक स्कूल टीचर ने बताया कि बच्चे अपनी क्लास की बुक इशू कराने स्कूल आए थे, लेकिन जब लाइब्रेरी की मैडम से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा किताब लेने नहीं आया। अब प्रिंसिपल मैडम बुला लेती हैं बच्चों को, हम उन्हें क्या कहें। बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे जी, बच्चे अपनी कोई लाइब्रेरी की बुक लेने के लिए आया है। किसी को बाई चांस किसी को दिक्कत है तो वो अपना दिक्कत दूर कर आया, वो पढ़ने के लिए नहीं आया। वो मिड डे मील के पैसे थे, कुछ इस तरह के पैसे थे और बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरासर झूठ बोला जा रहा है। तो सर आपको देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है मैम? मीना भारती। अब किसने कहा है आपको ये कि ये कह देंगी लाइब्रेरी? अब हमारे सर आए मेरे पास, कहते हैं आप ये कह दो भी लाइब्रेरी की बुक इश्यू करवाने आए हैं। सर मैंने जब किसी को बुलाई। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है जहां पर स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे बुलाए जाएं, लेकिन करनाल के कलामपुरा गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। ये स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि ऐसी जानकारी ना ही प्रशासन के संज्ञान में है और ना ही जिला शिक्षा विभाग के संज्ञान में है। शिक्षा के नाम पर बच्चों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। न सरकार ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और न प्रशासन ध्यान दे रहा है। अगर किसी की लापरवाही से बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 करनाल। और खबर हिमाचल से है। हिमाचल में धीरे धीरे सेब सीजन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, लेकिन बागवानों और मजदूरों की समस्या लगातार यहां पर बनी हुई है। कोरोना के कारण इस बार नेपाली मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बागवान परेशान हैं।
हिमाचल की आर्थिकी सेब और पर्यटन पर निर्भर है। इस वक्त सेब का सीजन है और सेब तोड़ान का काम जोरों पर है, लेकिन इस बार बागवान परेशान है। नेपाली मजदूर नहीं मिलने से बागवानों को सेब तोड़ान खुद करना पड़ रहा है। कोरोना के कारण मजदूरों की समस्या आ रही है, बागवानों को खुद ही सेब तोड़ान करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ग्राइंडिंग, पैकिंग और ट्रकों में लोड भी खुद ही करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ प्रवासी मजदूर या नेपाली मजदूर रखने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन शर्तें इतनी ज्यादा है कि आम बागवान के लिए उन्हें पूरा करना कठिन है। सेब सीजन के इस बारे से है कि लेबर तो मिल नहीं रही है, इसलिए खुद ही तुड़ाई करनी पड़ रही है, खुद ही भरना पड़ रहा है। इस बार सीजन कैसा है, फसल कैसी है? फसल तो इस बार ये सही है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। हमारे तो बहुत कम है। वैसे क्या चाहते हैं आप लोग? भाई यही चाहते हैं कि बाकी मार्केट में अच्छा से बिके, लेबर का प्रबंध हो कहीं से। ऐसे में बागवानों की सरकार से मांग है कि समय रहते कुछ आसान शर्तों पर नेपाली या प्रवासी मजदूरों को यहां आने की इजाजत दी जाए। आत्माराम, न्यूज़ 18 रामपुर। कोरोना महामारी के चलते इस बार विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा में जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन परंपराओं को निभाने के लिए पवित्र छड़ियों को यहां जाने की प्रशासन द्वारा खास तौर पर अनुमति दे दी गई है। मणिमहेश यात्रा का पहला स्नान है, लेकिन कोरोना की मार इस बार इस यात्रा पर भी भारी है। इस महामारी की वजह से किसी को भी यात्रा में जाने की परमिशन नहीं दी गई। हालांकि परंपराओं को निभाना जरूरी है, इसीलिए पवित्र छड़ियों को ले जाने के लिए प्रशासन ने अनुमति दे दी है। एक जो आपकी नॉर्मल यात्रा होती है, इस बार जो है वो बिल्कुल भी, जो मणिमहेश ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी तो वहाँ भरमौर में ये डिसीज़न वहाँ पे लिया गया था कि इस बार परंपराएं जो हैं वो सारी यथास्थिति चलती रहेंगी, और जो बेसिक यात्रा है जैसे जिसमें आप जगह जगह जो इंतज़ाम करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो इस बार अलाउ नहीं होगा। तो ये जो आपके जम्मू के गंदोह से, भलेश से, भद्रवाह से, यहाँ से जो लोग आए हैं, ये बेसिकली छड़ी का जो इनका सिस्टम कई सदियों से चला हुआ है, वो उसके अंतर्गत यहाँ पर आए थे। परंपराओं को निभाते हुए जम्मू कश्मीर के डोडा और दूसरे क्षेत्रों से छड़ियां वहां के लिए रवाना हो चुकी है। जिसमें एक छड़ी के साथ 5-5 या 10-10 लोगों को जाने की अनुमति दी गई। इस पावन अवसर पर न सिर्फ चंबा बल्कि प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। वैसे तो हमसे 30-30, 40-40 लोगों की परमिशन मांग रहे थे, बट हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप अगर 5 जा सकते हैं 5 जाएं, 10 जा सकते हैं 10 जाएं। वो डिपेंड करता है, वो हर एक, अब क्योंकि लोगों की आस्था का भी इसमें पहलू है, और ये लोग ग्रीन जोन से आ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इनको जो ठहरने की भी व्यवस्था है वो बेसिकली सारी आइसोलेटेड फैसिलिटीज़ में की गई है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस छड़ी यात्रा की परंपरा को इस साल बिल्कुल साधारण तरीके से मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते हालांकि प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन लोगों की धार्मिक आस्था, भक्तिभाव और शिव के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को देखते हुए लोगों के आग्रह पर छड़ी यात्रा को मणिमहेश जाने की अनुमति दे दी गई है। हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18 चंबा।